दिस इज 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अन्नू कपूर। आप सब महानुभावों का स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। हर रोज़ की तरह आज भी कहानियां होंगी, कुछ मधुर तराने होंगे और होगा इन सब से बढ़कर आपका हसीन साथ। आज की पहली कहानी होगी दो फिल्मों के ओपनिंग टाइटल सीक्वेंस की। दोनों के ओपनिंग टाइटल का पैटर्न तकरीबन एक जैसा। ये कौन सी फिल्में हैं और ऐसा कैसे हुआ पता चलेगा आज। फिर उसके बाद एक कहानी अभिनेता जीवन की। उनके बेटे भूषण कुमार को एक बार स्कूल से निकाल दिया गया। आगे की कहानी आगे। फिर तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया जहां आज दिल याद करेगा ओम शिवपुरी को। 5वें नंबर पर कहानी होगी राजेंद्र सिंह बेदी की और उनके प्रिय नॉवेल की जिसका टाइटल है एक चादर मैली सी। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस नॉवेल को, उपन्यास को किसी की चिता के साथ भस्म कर डाला। इन सब के अलावा अंत में एक श्रोता का प्रश्न, जहां आज पूछा गया है कि क्या मदनपुरी पर कोई गाना फिल्माया गया है। ये सब पता चलेगा आज के शो में। शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। 1978 में अमिताभ बच्चन की बहुत सी फिल्में आई। त्रिशूल, बेशर्म, गंगा की सौगंध, कस्मे वादे और डॉन। इनमें से दो फिल्में, डॉन और बेशर्म, उनके डायरेक्टर्स की डेब्यू फिल्में थीं। बेशर्म के निर्देशक थे देवेन वर्मा और डॉन के निर्देशक थे चंद्रा बारोट। इन दोनों फिल्मों में कुछ चीजें समान हैं, कॉमन हैं। एक तो दोनों ही फिल्मों का संगीत कल्याण जी आनंद जी भाई का है। दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन हैं और उनके साथ हैं हेलन। इनके अलावा एक और बड़ी समानता यह है कि दोनों के ओपनिंग टाइटल्स और कास्टिंग क्रेडिट्स का पैटर्न एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता है। दोनों फिल्मों के ओपनिंग क्रेडिट एक जैसे क्यों हुए, इसके पीछे की कहानी बताने जा रहा हूं। हुआ यह कि चंद्रा बारोट जब बीआर स्टूडियो में डॉन की डबिंग कर रहे थे, तब उसी स्टूडियो में देवेन वर्मा भी बेशर्म की डबिंग कर रहे थे। एक दिन डॉन के पहले सीन की डबिंग चल रही थी जिसमें डॉन सोने से भरा ब्रीफकेस लेकर 3 गुंडों को सौंपने आता है। इन 3 गुंडों से एक दाढ़ी वाले गुंडे राज सिंह का किरदार निभाने वाला कलाकार उस दिन डबिंग के लिए नहीं पहुंचा। ऐसे में चंद्रा बारोट ने देवेन वर्मा से रिक्वेस्ट की कि ये छोटी सी डबिंग वो कर दें। देवेन वर्मा के आर्टिस्ट भी तब तक आए नहीं थे, इसलिए उन्होंने खाली वक्त का इस्तेमाल करते हुए डबिंग के लिए हामी भर दी। डबिंग कर दिया, सीन हो गया। काम खत्म होने के बाद देवेन वर्मा ने चंद्रा बारोट से कहा कि जो सीन उन्होंने डब किया है उसे वो पूरा देखना चाहते हैं। चंद्रा बारोट ने सीन दिखा दिया। इसी सीन के तुरंत बाद फिल्म के ओपनिंग टाइटल्स शुरू हो जाते हैं। देवेन वर्मा ने ओपनिंग क्रेडिट्स भी देखे और उसके बाद बोले, बहुत अच्छा भाई, फिल्म के लिए आपको शुभकामनाएं, और ये कहकर वहां से विदा ले ली। डॉन 12 मई 1978 को रिलीज होनी थी, लेकिन उससे पहले मार्च 1978 में देवेन वर्मा की फिल्म बेशर्म रिलीज हो गई। चंद्रा बारोट के एक सहायक ने बेशर्म देखने के बाद चंद्रा बारोट को सूचित किया कि बेशर्म के टाइटल्स और क्रेडिट्स ठीक उसी तरह से है जैसे डॉन के हैं। मैं यहां आपको बता दूं कि दोनों ही फिल्मों के ओपनिंग क्रेडिट्स का पैटर्न एक जैसा है। दोनों ही फिल्मों के टाइटल्स के पीछे अलग अलग सीन्स और कैरेक्टर्स नेगेटिव इमेजेस में दिखाई देते हैं और ये इमेजेस अलग अलग रंगों की हैं। चंद्रा बारोट ने जानकर अपने सहायक से बस इतना ही कहा, कोई बात नहीं, नकल करना भी तो एक तरह की तारीफ करना ही हुआ। मशहूर अभिनेता जीवन के छोटे बेटे भूषण बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। एक बार स्कूल अथॉरिटीज ने उन्हें एक लड़की के साथ पकड़ लिया। भूषण कुमार सिर्फ उस लड़की का हाथ पकड़े हुए थे। उस जमाने में एक स्टूडेंट के लिए एक लड़की का हाथ पकड़ना गंभीर अपराध माना जाता था। इसलिए उन्हें स्कूल की तरफ से एक नोटिस दे दिया गया कि छुट्टियों के बाद स्कूल आने की जरूरत नहीं है, उनका नाम स्कूल से काटा जा रहा है। घर आकर यह बात भूषण ने अपने पिता जीवन को बताई। पिता जीवन भड़क गए, लेकिन भूषण पर नहीं, स्कूल अथॉरिटीज पर। जब स्कूल दोबारा खुला तो जीवन प्रिंसिपल के पास गए और बोले
मेरे बेटे ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। एक लड़की का हाथ पकड़ना कोई गुनाह तो नहीं है, पाप तो नहीं है, और वो भी जब वो लड़की इसकी दोस्त है, इसकी सहपाठी है। इस बच्चे ने क्या उसके साथ कोई गलत हरकत की है, अभद्र व्यवहार किया है, कोई बदतमीजी की है, या उस बच्ची ने मेरे बेटे के खिलाफ कोई कंप्लेंट की है? अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ है तो आप कौन होते हैं इस बच्चे को इस बात पर स्कूल से निकालने वाले? अपनी मित्र का हाथ पकड़कर घूमना कोई अपराध नहीं है जिसके लिए आप मेरे बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दें। अगर आप मेरे बच्चे को वापस स्कूल में नहीं लेंगे तो मजबूरन मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक जाना पड़ेगा, और अगर वहां भी बात नहीं बनी तो मैं और ऊपर जाऊंगा, मगर अपने बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जीवन की बात में दम था, और प्रिंसिपल के साथ साथ स्कूल के दूसरे भी लोगों को यह आभास हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ज्यादा ही तगड़ी सजा दे दी है जो नहीं देनी चाहिए थी। जीवन की कोशिश, उनके तर्क बेटे के काम आ गए और उसे वापस स्कूल में दाखिला मिल गया। अपने पिता को इस मुश्किल वक्त में अपने साथ खड़ा पाकर भूषण का अपने पिता के प्रति सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया। इत्तेफाक से जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, भूषण को मैं जानता था और बहुत अल्प आयु में, बहुत कम उम्र में भूषण का निधन हो गया। इस कहानी के बहाने आज भूषण कुमार को हमने याद किया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवारजनों को कष्ट सहने की क्षमता दे। तो जनाब, पेशे खिदमत है ये सेगमेंट जिसका नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए, और आइए देखते हैं कि कौन फोन पर हमसे बात करने के लिए आतुर है। हेलो, नमस्कार। 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर निवेदन कर रहा हूँ जी। अपना नाम बताएं। नीलम बोल रही हूँ जी। कहाँ से बोल रही हैं नीलम जी? जोधपुर। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका। अन्नू कपूर बोल रहा हूँ मैं, सुहाना सफर विद अन्नू कपूर धन्यवाद आपका। ये जो सेगमेंट हमने शुरू किया जिसका नाम है तुमने पुकारा हम चले आए, इसमें हम हमारे जो प्रिय श्रोता हैं उनसे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ते हैं। जो भी बात करना चाहें, शिकवे शिकायत हों, कुछ पूछना चाहें। मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। जी जी देवानंद जी की मूवी हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जी उन्होंने जीनत अमान जी को कैसे अप्रोच किया था? अच्छा, इसका संक्षिप्त सा वर्णन थोड़ा किया है देवानंद साहब ने अपनी बायोग्राफी में। तो उसके हिसाब से कुछ तथ्य जो सामने निकल के आए हैं वो ये हैं कि अमरजीत के घर पे एक पार्टी चल रही थी। अमरजीत ये वो थे जिन्होंने डायरेक्शन का क्रेडिट ले लिया था हम दोनों का। तो उनके घर पे पार्टी चल रही थी। ये वो दौर था जब देवानंद प्लान कर रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा की। मुमताज़ ने मना कर दिया था बहन का रोल करने के लिए। उन्होंने कहा मुमताज़ के साथ एक फिल्म और आ रही है जहां वो उनकी हीरोइन है, तो अटपटा लगेगा कि एक फिल्म में वो हीरोइन है और दूसरी फिल्म में उनका बहन का रोल कर रही है। तो देव साहब को तलाश थी एक हिप्पी ट्रेंड वाली लड़की की जो मॉडर्न लुक के साथ आए, जिसके ऊपर पश्चिम के कपड़े फब सकें। सो इसी पार्टी में ये मिस पैसिफिक ब्यूटी पेजेंट की बन गई थी जीनत अमान। तो टॉप पहना हुआ था, और तो यहाँ पे जब देवानंद ने इनको देखा तब देवानंद को लगा कि इसी लड़की में वो कैरेक्टर जेनिस छुपा हुआ है जो हरे रामा हरे कृष्णा की हीरो की बहन का कैरेक्टर है, जो हिप्पी कल्ट से प्रभावित रहती है। आप ध्यान रहे आपको कि ये 70s की बात है। ये 71 या 71 में ये फिल्म आई थी। तो ये घटना हुई होगी 1969 या 70 की, 1-1.5 साल पहले की अगर हम बात अनुमान कर सकते हैं ये बात। तो उस वक्त हिंदुस्तान में हिप्पी कल्चर बहुत प्रचलन में था। तब के हिसाब से देवानंद को लगा कि ये लड़की बहुत मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न है, वो को रोल कर सकती है। तब देवानंद ने उसको अप्रोच किया, बातचीत हुई। नेक्स्ट डे ही ये लिखते हैं कि मैंने उनको बुलाया और उनका स्क्रीन टेस्ट लिया, और स्क्रीन टेस्ट के बाद जेनिस के रोल के लिए उनको अप्रूव कर दिया। ये छोटी सी कहानी देवानंद की आत्मकथा में ही पाई जाती है। थैंक यू सो मच अनु जी। थैंक यू वेरी मच। कोई अपनी पसंद का गीत सुनना चाहती हैं आप? हरे रामा हरे कृष्णा का ही गाना सुनाइए। ओके सर। थैंक यू वेरी मच नीलम जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू अनु जी, थैंक यू सो मच। दिल याद करेगा ओम शिवपुरी को। ओम शिवपुरी का जन्म 1938 में राजस्थान में हुआ था। लेट 50s में उन्होंने आकाशवाणी जयपुर में उद्घोषक के रूप में काम करना शुरू किया। यहीं उनकी मुलाकात सुधा शिवपुरी से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बन गई। वो वहां पहले से ही अनाउंसर थी। यहीं से ओम और सुधा दोनों ने
थिएटर का रास्ता पकड़ लिया और उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इब्राहिम अलकाजी जैसे पुरोधा के सानिध्य में ओम शिवपुरी की प्रतिभा परवान चढ़ी। 1964 में एनएसडी से निकलने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन कर ली और वो उसके सर्वप्रथम चीफ बने और 1976 तक बहुत अच्छी तरह से इसका संचालन करते रहे। इस बीच 1968 में उन्होंने सुधा से विवाह कर लिया और इसी साल उन्होंने अपना खुद का थिएटर ग्रुप शुरू कर दिया, दिशांतर, जो उस वक्त दिल्ली के सबसे सफल और सक्रिय थिएटर ग्रुप में से एक था। इस ग्रुप के प्रमुख नाटकों में मोहन राकेश का आधे अधूरे, विजय तेंदुलकर का खामोश अदालत जारी है और गिरीश कर्नाड का तुगलक का मंचन बहुत ही कामयाब रहा। ओम शिवपुरी का फिल्मी सफर शुरू हुआ 1971 में मणिकौल की फिल्म आषाढ़ का एक दिन के साथ। फिर जो सिलसिला चल निकला वो आप सब जानते हैं। कुछ नाम सिर्फ बताने की खातिर बता रहा हूं। कोशिश, नमक हराम, अचानक, आंधी, खुशबू, शोले, मौसम, बालिका वधू, किताब, हम किसी से कम नहीं, ईमान धर्म, डॉन, नौकरी, ग्रेट गैम्बलर, मीरा, सरगम, इंसाफ का तराजू, द बर्निंग ट्रेन, कुदरत, नसीब, बेमिसाल, अर्थ, अंधा कानून, कुली, डिस्को डांसर, आखिरी रास्ता। बहुत लंबी लिस्ट है। 15 अक्टूबर 1990 को दिल का दौरा पड़ने के कारण ओम शिवपुरी का निधन हो गया। उनकी स्मृति में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष ओम शिवपुरी नाट्य समारोह आयोजित किया जाता है। स्वर्गीय ओम शिवपुरी को मैं नमन करता हूं और 92.7 बिग एफएम की पूरी टीम और सभी श्रोताओं की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और स्वर्गीय ओम शिवपुरी न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रिश्ते के तहत भी हमारे अग्रज, हमारे सीनियर रहे हैं और एक या दो बार मुलाकात हुई, उनके दर्शनों का लाभ मुझे मिला है। एक दो बार सुधा जी से भी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों ही मेरे सीनियर हैं और दोनों ही महान कलाकार हैं। अगर सुधा जी ये कार्यक्रम सुन रही हों या उनके परिवार के लोग सुन रहे हों, उनके पुत्र पुत्री सुन रहे हों, तो मैं ओम जी को भी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। साथ साथ सुधा जी आपको प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे, यही प्रार्थना है। उर्दू के बहुत बड़े लेखक, अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियों पर फिल्में बनी हैं, जिसमें ख़ास है 1955 की गर्मकोट, 1970 की दस्तक। इसे खुद राजेंद्र सिंह बेदी ने ही डायरेक्ट किया था। ये उनकी कहानी नकले मकानी पर बनी थी। उनकी एक कहानी लाजवंती पर प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री नीना गुप्ता ने 2000 में एक टेलीफिल्म भी बनाई थी। राजेंद्र सिंह बेदी को उनका एक नॉवल बहुत अजीज था, एक चादर मैली सी। इस नॉवेल को 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इस नॉवेल पर 1978 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी, एक मुट्ठी चावल, और 1986 में इसी नाम से फिल्म बनी थी, एक चादर मैली सी, जिसके मुख्य किरदार निभाए थे कुलभूषण खरबंदा, हेमा मालिनी, ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लों ने। लेकिन इस फिल्म को बनाने की सबसे पहली कोशिश हुई 1964-65 में। फिल्म को प्रोड्यूस कर रही थी गीता बाली और डायरेक्शन कर रहे थे खुद राजेंद्र सिंह बेदी। ये नॉवेल और ये फिल्म उनके लिए बहुत प्रिय थी। रानो के किरदार में खुद थी महान अभिनेत्री गीता बाली और गीता बाली के देवर का रोल कर रहे थे, जो बाद में पति हो जाता है, हमारे प्रिय नायक धर्मेंद्र। फिल्म पंजाबी में बन रही थी। शूटिंग पंजाब के गांव में चल रही थी। लगभग 2/3 फिल्म पूरी हो चुकी थी। तभी नियति ने एक क्रूर मजाक कर दिया। गीता बाली को स्मॉल पॉक्स हो गया और 15 दिन के अंदर ही 21 जनवरी 1965 को इस महान अभिनेत्री का निधन हो गया।
इस घटना से राजेंद्र सिंह बेदी बुरी तरह से टूट गए। यह सदमा बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने रानो के नेगेटिव्स पर लकीरें खींच दी, उस फिल्म के नेगेटिव्स पर, और अपने अजीज नॉवेल एक चादर मैली सी, इस नॉवेल की कॉपी गीता बाली की चिता में डाल दी थी। और ये नॉवेल की एक कॉपी गीता बाली के शरीर के साथ ही अग्नि को समर्पित हो गई, जल गई। हवा में ख्वाब धुआं बन के उड़ गए सारे, हवा में ख्वाब धुआं बन के उड़ गए सारे, चिता की आग में सब हसरतें भी खाक हुई। हिसार के अतुल जी का प्रश्न, क्या मदनपुरी साहब के ऊपर भी कोई गाना पिक्चराइज्ड है? शोध किया तो जनाब हमारी जानकारी के हिसाब से एक ही गाना आता है जहां लिप सिंक है उनका। वैसे तो बहुत सारे गानों में मदन जी दिख जाएंगे, लेकिन जिस गाने पे लिप सिंक है वो गाना है 1975 की फिल्म जिसका टाइटल है रफ्तार। विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, डैनी एंड मदनपुरी। फिल्म के गानों में से जो मदनपुरी पर गाना फिल्माया गया है वो एक सुपरहिट गीत है। इस गीत को गाया है मुकेश ने और साथ दिया है आशा भोसले ने। गीत लिखा है अभिलाष ने और संगीत है सोनिक ओमी का। गाने के बोल हैं, संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहां ले जाएं, हम बहते धारे हैं। आशा करता हूं कि हिसार के अतुल के साथ साथ हमारे हिसार के जितने भी बहन भाई हैं वो भी आज के शो से प्रसन्न होंगे। समय हो गया है विराम देने का। आप जहां पे भी रहें हमारी प्रार्थना में हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हिसार रहें या फरीदाबाद रहें। चलता हूं, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स RJ ऑफ द ईयर अनु कपूर के साथ, इन एसोसिएशन विद LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।